नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो विश्व के इतिहास से संबंधित होगा। और दोस्तों जो बिहार पुलिस के लिए जो पैटर्न को चेंज किया गया उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी रखा गया है। तो दोस्तों आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो दोस्तों ये जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे ना, यह सभी के सभी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या और बाकी सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। और यह 9th और 10th का ही प्रश्न है दोस्तों, ये 9th और 10th में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आज विश्व इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो यह वर्साय में किया गया, वर्साय में घोषित किया गया। और जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तभी से वह कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक का तत्कालिक कारण था नशा। हिटलर के नेतृत्व में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया। तत्पश्चात पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया। तो यह किया था अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, ठीक है। में जर्मनी के तरफ से एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। फलतः पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण भी बना। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राजा था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर दिया और उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतरकारी सिद्ध हो गए और यह 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाना, ऑस्ट्रिया की राजकुमार के हत्या हो जाना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को सेरेजेवो में हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू किया गया था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1954 से 1968 के मध्य में शुरू किया गया। यह आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति एक औपचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से लेकर 83 ईस्वी तक चला था और पेरिस की संधि 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था।
तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस देश में हुआ था, रूस देश में हुआ था। साम्यवाद का प्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवाद समाजवाद की चरम परिणति है। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उनके कल्याण के लिए समुदाय पर महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने पर वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी के जनवरी में हो गई। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूस के प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया? तो ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया तो यह बुल्गारिया हुआ था, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। यह 1918 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध गठबंधन देशों जैसे रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य थे तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी था, हंगरी था, बुल्गारिया था एवं अन्य था के बीच में हुआ था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जिसको बोलते हैं। और युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी के ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया और द्वितीय में 61 देशों ने। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। और भारत सरकार ने इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में हुई थी। 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में अन्यन ड्रेक्सलर ने म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से किया था। नाजी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो यह हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। इसी के कारण अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जापानियों के द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक जबरदस्त हमला किया, जिस कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसकी परिणति 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जो जापान में ही शहर है पर परमाणु बम के हमले के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चला। यह मित्र राष्ट्रों जैसे मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था और रूस था और चीन था, जबकि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस यूरोपीय जातियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? निम्न में से किस यूरोपीय जातियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिल गई? तो हो जाएगा पुर्तगाली को। पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। भारत में समुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना प्रारंभ हुआ। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और 18वीं सदी के अंत तक कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष यानी नाम का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट पर चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 ईस्वी में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया है ताकि सदस्य राष्ट्र को दो महाशक्तियों के वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो के द्वारा किया गया था। इसलिए याद रखिएगा नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। नाजीवाद का संस्थापक जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद वह व्यवस्था थी जो सरकार एवं देश की आम जनता के मध्य एक नए संबंधों को निर्मित करती है। इस विचारधारा के केंद्र में राष्ट्र को सुरक्षिता प्रदान करना रहा है। एडोल्फ हिटलर ने 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी पर शासन किया तथा उसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। और मुसोलिनी इटली का तानाशाह था जिसने फांसीवाद की स्थापना की थी। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल वापस आए? तो ये आए थे रोम से आए थे। रोम, इटली के राजधानी रोम से आए थे। अफगानिस्तान के अंतिम राजा जो थे मोहम्मद जाहिर शाह थे, जो कि 29 वर्ष के बाद 2002 में इटली के रोम से वापस काबुल आए। इन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। चलिए अब बताना है आपको कि निम्न को एक ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार देखते हुए उनको कूटों को ठीक उत्तर से चयन करना है। गांधी, लेनिन, माओ से तुंग, मार्क्स। तो पहले आ जाएंगे कार्ल मार्क्स, आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स के बाद आ जाएंगे गांधी, आ जाएंगे गांधी के बाद आ जाएंगे लेनिन, तब आ जाएंगे माओ से तुंग। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण नेता मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वह 1818 से 1883 तक रहे। गांधी 1869 से 1948, लेनिन 1870 से 1924 और माओ से तुंग 1893 से लेकर 1976। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइथागोरस कौन थे? तो पाइथागोरस जो थे वह यूनानी थे और पाइथागोरस यूनान के विख्यात दार्शनिक और गणितज्ञ थे। गणित के क्षेत्र में उनकी पाइथागोरस प्रमेय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इससे इतर वह एक संगीतकार, रहस्यवादी, वैज्ञानिक और धार्मिक आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो पूरी पृथ्वी का चक्कर मैगलन ने लगाया था और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का एक नाविक था जिसने सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले समुद्री अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो यह गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया और गुड फ्राइडे मुख्यतः ईसाई धर्म में मनाया जाता है। इसी दिन रोम के शासक के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में जाकर प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए संदेश और बलिदान को याद करते हैं और ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नादिर शाह किस देश का वासी था? नादिर शाह यह फारस ईरान का वासी था। फरवरी 1739 में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था जो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य में हुआ, जिसमें मुगल सेना पराजित हो गई। तत्पश्चात दोनों में संधि हो गई, परंतु शहादत खां के कहने पर 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह दिल्ली में 87 दिनों तक रहा और वापस जाते समय तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का सृजन 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ। स्वतंत्र राष्ट्र होने से पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यह समग्र भारत का एक हिस्सा था, परंतु विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में गया। पाकिस्तान के सेना के द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की मदद एवं शेख मुजीबुर रहमान के प्रयासों यानी मुक्ति संग्राम के बाद 1971 से इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो जो 1789 ईस्वी में
फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका जो नेता था वह नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट था। फ्रेंच की क्रांति 1789 में हुई जिसका कुशल नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जबकि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। किंग लुइस 16वां फ्रांस का अंतिम सम्राट एवं बेनिटो मुसोलिनी इटली के महान नेताओं में से था। अगला प्रश्न है कि 100 ईयर वार यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला जो है यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की है, और यह जो लड़ाई लड़ी गई थी सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो 1337 से लेकर 1437 ईस्वी के बीच तक लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के वंशज जो मुगल थे यह मूल निवासी मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के थे। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। और अब यह जो परिभाषा दिए थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1861 से 65 में अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उनकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, वरन एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था एवं नैतिक और मानसिक भावना का भी नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर जुड़े थे, जबकि बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान नए आजाद हुए देशों को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य से अलग रहकर अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रहने के लिए किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, जमाल अब्देल नासिर, सुकर्नो और घाना के पूर्व राष्ट्रपति ख्वाजे एनक्रुमाह थे। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? तो जो यह क्रीमियन युद्ध हुआ था 1854 से 56 में, जो यह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था, और तुर्की की तरफ से फ्रांस, इंग्लैंड ने युद्ध में भाग लिया, जबकि क्रीमिया युद्ध का अंत पेरिस संधि के तहत हुआ था। यह संधि 30 मार्च 1856 ईस्वी को संपन्न हो गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध जो आता है यह क्रीमियन युद्ध से ही जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित कर दिया? तो हो जाएगा सामान्य बुद्धि। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉमस पेन। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के लेख सामान्य बुद्धि ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया। आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि सामान्य बुद्धि के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन है। ठीक है, थॉमस पेन का जन्म इंग्लैंड के नॉरफॉक शहर में हुआ था। इन्होंने सन 1776 की अमेरिकी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। पेन के द्वारा लिखा गया लेख था कॉमन सेंस, आम सूझबूझ अमेरिकी क्रांति के समय लिखे गए सबसे चर्चित लेखों में था। इस पुस्तक में अमेरिका की ब्रिटेन से आज़ादी की दलील दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के इतिहास में पहली परमाणु आपदा विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो आई थी वह 6 अगस्त 1945 को आई थी, दूसरा 9 अगस्त को आई थी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक बम गिराया, परमाणु बम, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराया। इसलिए 6 अगस्त 1945 के दिन को विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी ने किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो यह ऑस्ट्रिया देश ने किया था। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद से राष्ट्रवाद का विकास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली के
इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो यह मोरक्को को जीता था। मोरक्को, इटली ने आक्रमण करके मोरक्को देश को जीता था। यह अफ्रीकी महादेश का देश था। मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। मोरक्को की राजधानी रबात है। वहां का मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यूनिक जो युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध, तो यह रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। रोम और कार्थेज के बीच में प्यूनिक का युद्ध लड़ा गया था। यह 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच में हुआ था। आपसे पूछे कि प्रथम जो युद्ध हुआ था वह 261 से 241 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति सेंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के मध्य हुआ। इसमें कार्थेजों की पराजय हो गई, हार हो गई। द्वितीय युद्ध जो हुआ प्यूनिक का 218 से 201 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति हैनिबाल एवं रोमन सैनिकों के मध्य हुआ। इसमें हैनिबाल यानी कार्थेज की ही हार हो गई। तृतीय में हुआ 149 से 146 ईसा पूर्व ईसा पूर्व। इस युद्ध में कार्थेज की पराजय एवं रोमन की विजय हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। इनका अन्य नाम था न्यूगेन आई कोक। वर्तमान में इसके महासचिव ग्युएन फू त्रांग है। इसका मुख्यालय वियतनाम की राजधानी हनोई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 7 वर्षीय युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देशों की फौजों की हार हो गई? तो यह हो जाएगा 7 वर्षीय में फ्रांसीसी देशों की हार हो गई थी। 17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में औपनिवेशीकरण करने के परिणाम स्वरूप आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जो विश्व के अलग अलग उपनिवेशों के साथ लड़ा गया। इसमें मुख्यतः 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस थे। इस युद्ध के अंतर्गत अमेरिका में ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक युद्ध हुआ। भारतीय संदर्भ में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा गया। इस युद्ध में फ्रांस की सेनाओं की हार हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि का नाम बताइए। तो प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से लेकर 42 के बीच में हुआ था, यह नानकिंग संधि के तहत इसकी समापन हुई। थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति या वैभवशाली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हुई और इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी। इस क्रांति ने इंग्लैंड के तत्कालीन कैथोलिक शासक जेम्स द्वितीय, जो 1685 से लेकर 1688 तक रहा, को अपनी गद्दी छोड़कर फ्रांस भागने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उसकी पुत्री मैरी द्वितीय और दामाद विलियम, जो प्रोटेस्टेंट थे, को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का राजा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका मुख्य महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों में है। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित करना और उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख जो थे माओ त्से तुंग थे। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय चाइना के प्रमुख माओ त्से तुंग थे। चीन में साम्यवादी पार्टी का जन्मदाता माओ त्से तुंग को ही माना जाता है। इन्होंने 1949 ईस्वी से लेकर 1973 तक चीन पर शासन किया। इनके द्वारा चलाए गए सिद्धांत को माओवाद कहा जाता है, माओवाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1868 ईस्वी में की गई और 1868 में की गई। जापान में मेइजी के शासन से पूर्व सामंती व्यवस्था प्रचलित थी।
मेiji की स्थापना के साथ ही जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्ड एक्ट किस वर्ष लागू किया। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्ड एक्ट जो लागू किया था वह 1765 ईस्वी में लागू किया था। 1765 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन विजयी शुरुआत जो हुई थी वह साइनो रूसो युद्ध के तहत हुई थी और यूरोपीय देशों में चीन के सामान जैसे चाय, रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय देशों के सामान की मांग न के बराबर थी। अतः अंग्रेजों ने व्यापार में संतुलन के लिए भारत की अफीम की तस्करी चीन के साथ शुरू कर दी और चीन के शासक ने इसका विरोध किया, जिसकी परिणति अफीम युद्धों के रूप में हुई। इन युद्धों में चीन की हार हुई। अतः ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्धों 1839 से 42 तथा 1856 से 60 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। तो अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया तथा 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणा को अपनाया। 1776 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1976 नहीं होगा, 1776 4 जुलाई 1776 को। और जो थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता की घोषणा एक राष्ट्र के लोगों के द्वारा अपनी सरकार चुनने के अधिकार पर जोर देते हुए पहला औपचारिक बयान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने तैयार किया। किसके द्वारा तैयार किया गया। स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा तैयार किया गया था यह अमेरिकी सेना के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में एक नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी कर दी गई, जिससे अमेरिकियों को सस्ती चाय मिल जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्थिक लाभ हो जाता था। लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल समझा। उन्होंने सोचा कि यदि संसद व्यापारिक मामलों पर एकाधिकार कायम कर लेगी तो इससे उपनिवेश के व्यापार पर हानि होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे। तो बोस्टन के नागरिकों ने जहाज को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको नाटो के नाम से जाना जाता है, नाटो। और नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। नाटो का विस्तृत रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1949 को हुई थी। वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण पूछे तो हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा, और तत्कालीन पूछे तो सिराजो में हत्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। यह संधि 1882 ईस्वी में जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को माना जाता है। इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हो गई। तो यह हो गया जर्मनी का रूस पर आक्रमण करना और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य होने वाला एक सशक्त संघर्ष था। इस युद्ध में 2 गुट थे, जिसमें धुरी शक्तियों वाले देश जर्मनी, इटली और जापान थे। वहीं मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस था। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार के प्रमुख कारण थे जर्मनी का रूस पर आक्रमण कर देना और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया। उस गुट का नाम था धुरी शक्ति। धुरी शक्ति था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो स्टाम्प वर्क जो पारित किया था वह 1765 ईस्वी में पारित किया था। 1765 में पारित किया था। यह उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद के द्वारा लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर था। और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा चाय अधिनियम भी पारित किया गया था। चाय अधिनियम भी पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो यह हुआ था हिरोशिमा हुआ था, हिरोशिमा, जिसको 9 अगस्त पर इस पर बम गिराया था फैटमैन नामक। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो यह स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था इसी को ड्रेस रिहर्सल द्वितीय विश्व युद्ध का कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। इससे पूर्व 1936 ईस्वी से लेकर 1939 तक चलने वाला भीषण स्पेनिश गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम का परिणाम नहीं है? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना हुई। यही इसका मुख्य कारण नहीं बना, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के परिणाम जो कारण थे वह निम्न थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। इंग्लैंड में कई कर सुधार लागू हुआ। ध्यातव्य है कि सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसका परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो फ्रांस में आतंक का राज रॉक्सपियर के शासनकाल को कहा जाता है। रॉक्सपियर का शासनकाल 1793 से लेकर 1794 ईस्वी तक के काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। रॉक्सपियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इन्होंने गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर कारागारों में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। नोट, गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन थी जिस पर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, जिसको गिलोटिन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का यह नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्रसंघ का गठन, तो यह 1920 में होता, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुराई योद्धा वर्ग थे, यानी समुराई जो थे योद्धा किस वर्ग के थे? तो यह जापान वर्ग के थे। समुराई जापान योद्धा वर्ग था। समुराई योद्धा धनुष और तीर, भाले और बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनका मुख्य हथियार और प्रतीक तलवार था। समुराई योद्धाओं का इतिहास में सबसे